हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम आज का देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और ये कृष्ण प्रथम था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका पहला कारण था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा शासक था, ये भी प्रशासक था, ये भी ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरिकामेडु। अरिकामेड से जो है भारत और रोम के जो बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थी उसका सूचना मिलती है। ठीक है, और यहाँ से जो है इस स्थल से, अरिकामेड से, रत्न मन के रोमन सम्राट आगस्टस का चित्र बना हुआ सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। या तो नक्शबंदी जो थे वह संगीत के विरुद्ध थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिले संगीत के विरुद्ध थे। इसने ईश्वर और मनुष्य का संबंध मालिक और सेवक का माना है। भारत में इस पंथ की स्थापना 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले को महत्वपूर्ण संत था, और जो अकबर और जहांगीर का समकालीन था। इस सिलसिले के अनुयायी सनातन इस्लाम में विश्वास रखते थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन था। तो इसका सही उत्तर है तो सी, तुर्कों में जो है पोलो को खेल का प्रचलन था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिर जाने से मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार लिया था पारसियों से लिया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नवरोज पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में प्रचलित सूर्य एवं अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर सूर्य की उपासना करता था, माथे पर तिलक लगाता था। सल्तनत काल में बलबन ने पारसी त्यौहार नवरोज का उत्सव मनाना शुरू किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शाह वली उल्लाह जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिला के शाह वली उल्लाह जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर। जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, औरंगजेब ने जो थे दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। जबकि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है, क्योंकि जीतल और टका जो है सल्तनत काल की दो मुद्राएं थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया था। सोने और चांदी का टका, तांबे का जीतल जारी किया था। इन सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात 1:10 में था। सल्तनतकालीन शासक द्वारा समांतर 3 धातुओं के सिक्के का निर्माण किया गया, सोना, चांदी और बुलियन यानी तांबा और चांदी मिलाकर। और एक सोने की दिनार 96 जीतल,
एक सोने की दीनार जो थी 96 ग्रेन की थी, जीतल और एक टका जो था 175 ग्रेन के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में चांदी की मुद्रा सबसे ज़्यादा जारी की गई थी, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है चांदी की मुद्रा सबसे ज़्यादा जारी की गई थी। फिरोज तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त हो गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रज़्मनामा। रज़्मनामा जो है महाभारत के फारसी अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है रज़्मनामा नाम से। और इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1582-83 ईस्वी फैजी के नेतृत्व में विद्वानों के समूह नकी खां बदायूं अब्दुल कादिर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1946 को भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसके 3 सदस्य जिनका नाम था भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। और मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इसी के तहत 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो था और जो ऑनर था भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुई थी। इस गोलीकांड में लगभग 1000 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के भीतर उग्र राष्ट्रीयता को संगठित किया। इन लोगों ने कांग्रेस के नरम दल के नेताओं पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। गरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता लड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो इसका कथन जो है गलत है, लेकिन कारण सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी न होकर उग्रपंथी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने वर्ष 1893 में गणपति पूजा, वर्ष 1995 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ कर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे का नारा दिया। इन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से बतलाएं। तो देखिए, चौरी चौरा कांड पहले हुआ था। इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया था और 1928 में बारदौली प्रस्ताव हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। चौरी घटना जो है, चौरी चौरा जो घटना था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव द्वारा सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी और जिसका उल्लंघन हो सकता था। बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लुई फिशर। लुई फिशर जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है उन महात्मा गांधी के साथ थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भारत में सक्रिय थे। अमेरिका बुद्धिजीवी परलोवक, एडगर स्नो, एमएल मुसुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी।
अगला हमारा प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय ने। ठीक है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया था? वायसराय ने किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वायसराय ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। 2 सितंबर 1946 को वायसराय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार को शपथ ग्रहण कराई। नेहरू के मंत्रिमंडल में 1 सिख, 3 मुसलमान, 1 ईसाई, अनुसूचित जाति में तथा 5 स्वर्ण हिंदुओं को शामिल किया गया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन वायसराय वेवेल के पुनः समझाने पर 13 अक्टूबर को इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक सन 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी राजगोपालचारी जो थे उन्होंने जो है पूना समझौता जो हुआ था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाने पर वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैब्जे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक समुदाय मानकर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी। इसी को सांप्रदायिक निर्णय कहा गया। इस सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना में यरोदा जेल में आमरण अनशन किया और 20 सितंबर 1932 पर, और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। और यह जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते में सी राजगोपालचारी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 को यमन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, सिंगारवेलु चेटियार आदि वामपंथी नेताओं को भारत में षड्यंत्रकारी गतिविधियां चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन नेताओं पर कानपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी गई थी। इसके तहत कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1920 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। दीवान चमन लाल इसके पहले महामंत्री थे और अध्यक्षीय भाषण में लाला लाजपत राय ने कहा था कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए। देश में संगठित होना, आंदोलन करने और शिक्षित करने की सबसे अधिक ज़रूरत है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी जी का असहयोग मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई ने किया। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने यंग इंडिया हरिजन नवजीवन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था, और बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके, उन्होंने तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, कॉमन हिल, न्यू इंडिया, बी आर अम्बेडकर जो थे मूक नायक को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने जो थे वो विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बक्सर का युद्ध।
अगला हमारा प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों को नहीं आवंटित की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के तहत हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन सिखों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बना दिए गए, परंतु इस सांप्रदायिक पंचायत में बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेलेजली ने। बेलेजली ने जो है सेंसरशिप लागू की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेती हैं। 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड बेलेजली ने 20 सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। बेलेजली ने सहायक संधि 1798 ईस्वी प्रणाली की शुरुआत की थी। हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम सहायक संधि की थी। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में हैदराबाद और मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना मेयो ने 1872 ईस्वी में करवाई थी, परंतु नियमित रूप से प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल भी पेश हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू ने जो थे इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे? तो करमचंद गांधी जो दीवान थे वो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के। ठीक है, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के सभी दीवान थे। ठीक है, करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के दीवान थे। वे राजकोट के सर्वाधिक समय तक दीवान थे। अगला हमारा प्रश्न है, आईएनए जो है मानसिक पुत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, यानी 2-3। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 2-3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आईएनए जो था मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस का मानसिक पुत्र था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया। यह देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। मोहन सिंह तत्कालीन समय में ब्रिटिश सेना में थे। उन्होंने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह मेजर फ्यूजीहारा के उत्साहवर्धन से मोहन सिंह ने जापानियों के सहयोग से 70,000 युद्धबंदियों की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसकी बागडोर बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। इसलिए आईएनए मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस का मानसिक पुत्र था। ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।